महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के विभाजन के सार्थक परिणाम सामने आए हैं, जिसके बाद ये देखा गया कि ये छोटे राज्य फल फूल रहे हैं। ऐसे में कुछ महीनों बाद यूपी में है चुनाव, जिसको लेकर बीजेपी ने खेला है दांव। हो सकता है पूर्वांचल को लेकर लगता है बीजेपी का होगा सूर्योदय, जिसको लेकर बनाने को लेकर मचा है जोरदार आवाज और शोर। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बीजेपी ने 2022 के लिए यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर सीएम योगी ने आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इससे पहले कल यानी 10 जून को योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यूपी चुनाव को लेकर चर्चा भी की। यूपी चुनाव की इसी चर्चा के बीच एक और शिगुफा इन दिनों हवा में तैर रहा है। यूपी में मचे सियासी बवंडर के बीच यूपी के बंटवारे की चर्चा भी जोरों पर है। सियासी गलियारों में यह हवा है कि 2022 के चुनाव से पहले पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जा सकता है और इस हवा को दम मिलता है पीएम मोदी के करीबी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एके शर्मा को यूपी भेजने को लेकर। पार्टी की तरफ से एके शर्मा को यूपी विधान परिषद की सदस्यता दिलाई गई। बताया जा रहा है कि एके शर्मा को बीजेपी यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी चुनाव की तैयारी के साथ ही बीजेपी पूर्वांचल साधने में जुड़ गई है। कहते हैं यूपी फतह करने का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। जिस पार्टी की पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसी की सरकार लखनऊ में बनती है। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल से 115 सीटें मिली थी। पूर्वांचल की कई सीटें ओबीसी और कुर्मी बहुल हैं। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2022 से पहले यूपी के बंटवारे की खबरों में आखिर कितना है दम। जी हाँ, आपने देखा एके शर्मा जो कि प्रधानमंत्री के काफी करीबी, उन्हें बनारस यानी कि वाराणसी का जिम्मा भी दिया गया है और यूपी भी भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ अनुप्रिया पटेल से गृह मंत्री की मुलाकात ये अपने आप में बड़े मायने रखती है। आइए इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर चलें, किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। राकेश टिकैत जी खुद मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप बंगाल गए, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या रहा वहाँ तो बात हुई ममता बनर्जी से, मुख्यमंत्री है बंगाल की, तो उनसे बातचीत हुई है। जानना चाहता है देश क्या बातचीत, वहाँ के किसानों की क्या क्या दिक्कतें हैं और उनके लिए बेहतर के लिए क्या हो सकता है, तो इस संबंध में बात हुई। वहाँ के जो मछली पालन जो किसान है उसके बारे में बातचीत हुई। वहाँ सब्जी जो वेजिटेबल्स है, जो तरकारी बोलते हैं वहाँ पे, उसके संबंध में भी बातचीत हुई। उनकी क्या फैसिलिटी हो सकती है, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देते हैं, अगर यहाँ से माल बाहर भेजते हैं तो उसको सब्सिडी राइज हम करते हैं। तो और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, तो इन सब चीजों पर बातचीत हुई। यूपी में जो इस समय चल रहा है उठापटक, आप देख रहे होंगे कई चीजें आ रही हैं सामने कि एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल प्रदेश अलग बनाया जा सकता है, यानी यूपी 2 राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें इस बार क्योंकि बीकेयू का भी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो एक बीच में काफी जो प्रभाव है वो रहने वाला है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? 2 प्रदेश अगर बन जाते हैं और बीकेयू वहां पर तमाम चीजें बीच में इन्वॉल्व भी है, प्रभाव जरूर डालता है, किसानों पर एक बड़ा प्रभाव है, तो इसको जोड़ते हैं। प्रदेश तो बढ़ेंगे तो 4 बढ़ेंगे, इसके 2 में तो नहीं काम चले। बड़ा प्रदेश है बहुत। हाँ, तो 4 बढ़ाने का प्लान बना रहे कि 4 प्रदेश इसके बना दे, और ये इलेक्शन से पहले हो सकता है कि 4 प्रदेश इसके बना दे। क्या आपको क्या लगता है प्रभाव क्या होगा? और वो 4, क्योंकि अभी हमारी जो जानकारी में जो तमाम चीजें चल रही हैं कि उसमें पूर्वांचल अलग और पश्चिमांचल अलग बन सकता है, तो आपके मुताबिक कौन से 4 वो हो सकते हैं? पश्चिम का एक हो सकता है, मध्यांचल एक हो सकता है, लखनऊ उसकी राजधानी होगी,
और एक पूर्वांचल का होगा जिसकी लखनऊ वो राजधानी जिसकी बनारस में होगी, और एक बुंदेलखंड का होगा जिसकी राजधानी झांसी में होगी। ये हो सकता है। राजनीति पर किस तरह का फर्क देखते हैं? हमें तो नहीं पता, तो किसान 4 बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो या 1 बना लो। पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो है कि एमएसपी पे कानून बन जाए, उसी के लिए यहाँ पे आंदोलन है। मुजफ्फरनगर में जैसे अचानक से उठापटक हुई, बीजेपी एक बड़े नेता के भाई बीकेयू के साथ जुड़ जाते हैं, तो कहीं इस उठापटक की वजह बीकेयू का ये लंबा आंदोलन तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं और बीकेयू अपने पैर लगातार बड़े कर रहा है। फिर वही बंगाल तक आप गए, दूसरे मुख्यमंत्री से जा रहे हैं। हाँ, मिले वहाँ पे। हाँ, अपना आंदोलन के लिए आदमी तो चाहिए भाई, और मजबूत आदमी भी चाहिए। हाँ, आंदोलन भी मजबूत है, सरकारें भी मजबूत है, तो उनसे लड़ने के लिए भी मजबूत आदमी चाहिए। तो राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ थे, आपने सुना क्या कुछ चल रहा है और यूपी की राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनके विचार क्या हैं, यहाँ पर हमने उनसे जानने की कोशिश की। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जी आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को। वैसे तो किसान नेता हैं, लेकिन सियासी तौर पे भी अपनी राय दे रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश बढ़ता है, बुंदेलखंड बनता है, तो उसकी राजधानी क्या होगी, और पूर्वांचल बनता है तो उसकी राजधानी क्या होगी। जी हाँ, राकेश टिकैत कह रहे थे। और खासे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनका असर भी होगा। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत की भूमिका बड़ी अहम मानी जा रही है। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमान के रूप में जयराम विप्लव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, संविधान विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वर्मा, आपका स्वागत है। जयराम, आपका भी स्वागत है। जयराम, ये हवाओं में कितना आपको दम लगता है कि ये केवल हवा है कि चुनाव के पहले पूर्वांचल राज्य का गठन किया जा सकता है? मुझे स्मरण आता है 2000 का, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक आम सहमति और राय बनाकर वो इस तरह के किसी भी बड़े फैसले को लेते थे। लेकिन पूर्वांचल को लेकर आपको लगता है अगर ये फैसले में या इस हवा में दम है, तो आपको लगता है सबको एक साथ लाना होगा? जयराम विप्लव। जयराम विप्लव तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, डॉक्टर वर्मा, आपको लगता है जिस तरह से हवा चल रही है, एक हवा या सूत्रों के हवाले से खबर लगातार चल रही है कि हो सकता है 2022 के पहले जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो तो पूर्वांचल राज्य के गठन की घोषणा कर दी जाए? डॉक्टर वर्मा, इसके साथ साथ बुंदेलखंड वैसे ही अपनी मांग उठाए खड़ा है। आपको लगता है कि जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक आम सहमति, आम राय बनाकर सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन इस समय ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है कि सारे विपक्षी दल को साथ लेकर इस तरह के राज्य की घोषणा की जाए? डॉक्टर वर्मा। देखिए, राज्य निर्माण की एक प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य बना सकता है, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संसद के ऊपर है, ये राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो नए राज्य बनाए। लेकिन ये अवश्य है कि राज्य सरकारें ऐसे प्रस्ताव, ऐसे रिजोल्यूशन, संकल्प पारित करके संसद को भेजती है कि ये जो राज्य है इसके 2 राज्य बनाए जाए या 3 राज्य बनाए जाए। और ऐसा एक संकल्प 2011 में यूपी असेंबली ने पारित भी किया था, लेकिन उस समय 2 राज्यों का नहीं था, उस समय 4 राज्यों का था। एक पूर्वांचल, एक बुंदेलखंड, एक अवध प्रदेश और दूसरा पश्चिम प्रदेश। लेकिन ये संसद में जाके अटक गया, वहां पर इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं। निश्चित तौर पर इसमें कुछ समय लगता है इस संपूर्ण प्रक्रिया में। इसकी प्रक्रिया यह रहती है कि यदि केंद्र सरकार तैयार होती है तो एक बिल का ड्राफ्ट होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन उसके ऊपर काम करता है, उस कमीशन के द्वारा एक पूरा प्रारूप बनाया जाता है, फिर एक बिल का प्रारूप बनता है। बिल के प्रारूप में प्रेसिडेंट की एसेंट ली जाती है और फिर वो बिल जो है उस विधानसभा को भेजा जाता है जहां पर कि जिस राज्य में परिवर्तन करना है सीमाओं में। और जब वो राज्य की विधानसभा उसको पारित कर अपना व्यू दे देती है, उनका व्यू के लिए भेजते हैं कि आपका क्या व्यू है इस संबंध में,
और जब व्यू दे देती है तब ये वापस संसद में आता है, उसके बाद में संसद में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है और तब ये नए राज्य बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना कम समय है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में केवल 6-7 महीने का समय बचा हुआ है, तो ये समय काफी कम है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार यदि चाहे कि राज्यों का विभाजन करके नए राज्य बनाने हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, जैसे ही एक राज्य की बात चलेगी कि पूर्वांचल बनाया जाए, तो फिर जो पुरानी डिमांड है और जो पुराना संकल्प है, राजनीतिक दल उसके ऊपर अपने मत करेंगे कि 2 राज्य नहीं 4 राज्य बनाए जाए, और ये चुनाव के समय के ऊपर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अभी नए राज्य बनाए जाएंगे, नए राज्य बना दिए जाएं। ये अवश्य है कि राजनीतिक दल चुनाव के घोषणा पत्र में कह देंगे कि यदि हम आए सत्ता में तो हम राज्यों का, इस राज्य का विभाजन करके 4 राज्य बनाएंगे। और क्योंकि इस 4 अलग से पूर्वांचल बनाने के संबंध में तो जो अभी मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उन्होंने भी एक बार 2008 में एक आंदोलन चलाया था, उन्होंने डिमांड की थी, लोकसभा में भी इस बात में डिमांड हुई थी कि नया राज्य बनाया जाए पूर्वांचल। तो ये डिमांड तो बहुत पुरानी है, ये पूर्वांचल की डिमांड तो वर्ष 1955 से है, क्योंकि ये एक अलग जितना एरिया है, उस एरिया को जो कि नेपाल बॉर्डर से लगता है। और डॉक्टर वर्मा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, मेरा सवाल आपसे, आप 1955 का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर वर्मा, 1955 यानी कि फाजल अली कमीशन, जिसके वो आपको अगर याद होगा एसआरसी जो बनी थी, उसके सदस्य जो थे फाजल अली कमीशन ने उस समय महाराष्ट्र गुजरात को लेकर भी बात की थी, और जिस तरह से सार्थक विभाजन दिखाई दिया, तो आज ये राज्य फल फूल रहे हैं। जहां तक छोटे राज्यों को लेकर बीजेपी की संकल्पना है, वो अपने आप में 2000 में जब अटल जी ने 3 राज्यों का ऐलान किया था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को लेकर, तो आपको लगता है कि भले ही इस बार ना हो पाए, या संकल्प लेकर बीजेपी इसमें चुनावी दांव जरूर खेल सकती है? डॉक्टर वर्मा जी जी, निश्चित तौर पर मुझे केवल चुनावी दांव के तौर पर ही ऐसा लगता है कि एक संकल्प विधानसभा पारित करे, लेकिन उसके लिए आम सहमति, क्योंकि संकल्प तो पारित हो जाएगा, बहुमत है भाजपा का, लेकिन यदि ये संकल्प पारित होता है तो यदि जो पूर्वांचल होगा, तो जो गोरखपुर है, जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो पूर्वांचल विधानसभा रहेगी। तो ये सारी चीजें सब लोग सहमत हो जाएं, ये इसमें मेरे को थोड़ा सा अभी डाउट लगता है, लेकिन ये निश्चित है कि संकल्प पारित करके भेजा जा सकता है। डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, आप बने रहें। आपने जिस तरह से बताया कि आखिर एक राज्य के गठन को लेकर क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से संसद में ये बिल आएगा, पहले राज्य से जाएगा, संसद आएगा, संसद इसे पारित करेगी, लेकिन आपने एक बात कही, आम सहमति बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे साथ इस पर बहस और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ एमएच खान साहब, आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, आपका स्वागत है जनाब। हमारे साथ राजपाल कश्यप, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के आप एमएलसी हैं, आपका भी कश्यप जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयराम विप्लव, आपने डॉक्टर देवेंद्र वर्मा को सुना। जी हाँ, राज्य बनाया जाना या राज्य का पुनर्गठन यह आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह हवा चल पड़ी है कि पूर्वांचल को लेकर बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। यह संकल्प होगा या ये अपने आप में एक ठोस ऐसा प्रयास होगा कि पूर्वांचल राज्य बना दिया जाए? मनीष जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं देवेंद्र जी को बहुत अच्छे से सुन रहा था, उन्होंने बहुत चीजें स्पष्टता के साथ रखी हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं के विषय में भी उन्होंने अच्छा बताया। साथ ही उन्होंने राजनीतिक नफा नुकसान का भी अच्छा आकलन किया है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं इस विषय पर कि चूंकि अटकलों और आशंकाओं के ऊपर पार्टी की ओर से अभी मैं कुछ इस पर नहीं कह सकता, लेकिन अगर राज्यों के गठन और पुनर्गठन को लेकर के है तो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही, जनसंघ के दौर से ही आप देखेंगे तो छोटे राज्यों के शासन सुशासनिक मॉडल का एक पक्षधर रहा है। और पूर्व में जब हमारी सरकार रही है तो ऐसी स्थिति भी आपने देखी है और कई राज्यों ने अच्छी उन्नति भी की है। तो चर्चाएं तो पूर्वांचल को लेकर के हो या पश्चिम प्रदेश को लेकर के हो या बुंदेलखंड, ये सारी चर्चाएं हमेशा रहती हैं। और योगी जी को लेकर के
खास तौर पे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे अभियान भी आपने देखा लगातार चलाए जाते रहे। कल तक अटकलों का बाजार गर्म था कि जिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, उनसे उनके मतभेद बताए जा रहे थे। कल तक ये कहा जा रहा था कि उनको हटा दिया जाएगा, और आज कह रहे हैं कि योगी जी मजबूरी बन चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर ताक झांक करने से बेहतर होगा कि विपक्ष अपनी अटकलों और आशंकाओं को विराम दे, जनता के बीच में जाए। जैसे योगी जी पहुंचे, दूसरी लहर में योगी जी कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन आइसोलेशन खत्म करने के साथ ही जिले जिले में, गांव गांव में घूमने का काम किया, निरीक्षण का काम किया, लोगों को मदद पहुंचाने में लगे रहे। भाई जयराम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भाई जयराम, मुख्यमंत्री को जो करना चाहिए वो योगी जी कर रहे हैं। भाई जयराम, और देश भाई और जयराम, राज्य के हित में, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, देश और राज्य के हित में जो सही होगा वो मोदी जी भी अवश्य करेंगे। जी भाई जयराम, मुझे याद आता है, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, मुझे याद आता है महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी आपको पता होगा विदर्भ राज्य की मांग को लेकर भी आवाज लगातार फाजल अली कमीशन के टाइम से उठती रही है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ राज्य को लेकर टस से मस तक नहीं हुई। जहां तक बात की जाए, आपने आंध्र प्रदेश में तेलंगाना 2014 में बना दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कई राज्य, अलग अलग और राज्यों में जहां पर छोटे राज्यों के गठन को लेकर बात है, तो ये संकल्प पूर्ति में क्यों नहीं बदलता? मनीष भाई देखिए, ये कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया भी है, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबकी सहमति बनेगी। इस पर जब चर्चा होगी, मुझे लगता है कि ये तो अभी अटकलें हैं, आशंकाएं हैं, या कह लीजिए कि लोगों की आशाओं से जुड़ी हुई बात है। तो वो जब आप मीडिया के माध्यम से रखते हैं तो लोग उसको मान लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो शायद और इफ बट के प्रश्न पर मुझे लगता है कि अभी उत्तर दे पाना ठीक नहीं होगा। जी, उत्तर दे पाना ठीक नहीं होगा, यानी आप इस मुद्दे को राम राम भी नहीं कह रहे। जयराम, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ राजपाल कश्यप जी हैं। राजपाल जी, जिस तरह से ये सुगबुगाहट चल पड़ी है कि पूर्वांचल राज्य को लेकर बीजेपी ऐलान कर सकती है, आपको लगता है 2022 के चुनाव के पहले का ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बीजेपी खेलने जा रही है? बीजेपी मनीष जी हर मोर्चे पे विफल हो गई है। बीजेपी का शासन लोगों ने देख लिया है, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो पता है हालात बहुत खराब है। यहाँ के कप्तान लोग कप्तानी छोड़ने को तैयार हैं, छुट्टी लेके जा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अनैतिक दबाव सरकार का डाला जा रहा है। क्योंकि पंचायतों में जिस तरीके से बुरी तरह से पराजित हुई है बीजेपी, अब अनैतिक दबाव डाल के जिला ब्लॉक प्रमुखों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कई कप्तानों ने लिख के दे दिया, कई ट्रांसफर चाहते हैं, कई छुट्टी कप्तानी छोड़ने को तैयार है, कई छुट्टी लेके चले गए। तो ये तो हालात उत्तर प्रदेश में है। आज भी बरेली में 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। आप ये उत्तर प्रदेश में कोरोना से जिस तरीके से, ऑक्सीजन की वजह से, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से लोगों को रोजगार नहीं मिला, जिन जातियों को इन्होंने सपना दिखाया था मोस्ट बैकवर्ड के लोग, चाहे कश्यप, निषाद, प्रजापति, राजभर, कुमार, चौहान, नाई, सविता, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, पाल, बघेल, इनको सबको विजन दिखाया था। तब तो ये कई मुख्यमंत्री इन्होंने प्रेषित किए थे उत्तर प्रदेश में, कहा था ये तुम्हारी जात के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कुछ हुआ नहीं, ना इन 17 जातियों का आरक्षण लागू हुआ, न नौकरी मिली, न उनके कप्तान सही दिखाई पड़ गए। अब तो मुख्यमंत्री के जात के लोग 15 वैकेंसी निकलती है। राजपाल जी, मुख्यमंत्री की जात के राजपाल जी, चुनाव सामने है तो जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष आपस में टकराते रहेंगे, लेकिन आम जनता को तो केवल यही चाहिए कि जो संकल्प और वादे किए जाते हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब। जनाब, मैं आपके पास आऊंगा एक ब्रेक के बाद, मेरे लिए मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद पूर्वांचल के लेकर हमारी ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इससे पहले कि देश के सवाल की बहस की ओर आगे बढ़े,
इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बीजेपी सांसद जयंत रॉय पर हमला हुआ है। जलपाईगुड़ी में हुआ बीजेपी सांसद जयंत रॉय पर हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। इस पर ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं बंगाल, जहां पर हमारे संवाददाता रौनिक दत्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रौनिक, क्या खबर इस वक्त की बड़ी खबर पर, क्या अपडेट है आपके पास? बीजेपी की तरफ से जो अपडेट किया जा रहा है कि आज शाम को 5:30 बजे के करीब जलपाईगुड़ी इलाका का जो आमबाड़ी इलाका है, उस इलाका में जयंत रॉय और जयंत रॉय को जो पार्टी मेंबर काम कर रहे थे, उसके उसी टाइम में टीएमसी का कुछ लोग आके उनसे बच्चा बच गया। उसके बाद ही टीएमसी का जो पार्टी मेंबर्स है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता लोग, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जयंत रॉय को लेके और जो वर्कर्स है उनके ऊपर हावी हो गए और ये मामले में जयंत रॉय को भी चोट लगा और उसके साथ साथ 10 के ऊपर बीजेपी आदमी घायल हो चुके हैं। उन लोग को लेके गया है जलपाईगुड़ी जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से बार से हर जगह हर जिला में ये ऐसा हिंसा हो रहा है और बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के स्टेट लेवल का लीडर से उन लोग को भी ये घटना बोला गया है क्योंकि जयंत रॉय जलपाईगुड़ी का सांसद रह चुके हैं, 2019 से वो सांसद है, इसीलिए रौनिक, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने देश के सवाल की बहस पर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, हमारे साथ राजपाल कश्यप जी, आप एमएलसी समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ जनाब डॉक्टर एमएच खान साहब, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी समर्थक हमारे साथ हैं। जी हां जनाब खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस समय जो सुगबुगाहट और जो हवा चल रही है कि पूर्वांचल राज्य के गठन को लेकर बीजेपी एक बड़ा फैसला कर सकती है, आपको लगता है कि ये केवल सियासी चाल है या वहां पर जिस तरह से बीजेपी ने 2017 में 115 सीटें पाई थी और धर्म और जातिवाद के आधार पर ही इस पूर्वांचल के इलाके को देखते हुए यह संकल्प लिया जा सकता है? खान साहब, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये बात करते हैं तो ये राजनीतिक चाल 2007 से 8 से जब बहन की सरकार थी, उसी वक्त उत्तर प्रदेश भाग में बांट प्रस्ताव पास करके पार्लियामेंट में भेजा जा चुका है। 2014 में कोई शुरुआत नहीं हुई, अब 2019 में कोई शुरुआत नहीं हुई, अब 2021 में अगर इसको करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो पार्लियामेंट में जाएगा, उसके पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके पास होगा, फिर राष्ट्रपति दर पर साइन करेंगे, तब पास होगा। तो ये जो कोरोना काल में जो विफलताएं इनकी रही है, तो छुपाने के लिए अगर कोई गुफा छोड़ता है तो ये जनता इतनी मूर्ख अब नहीं है। जिसके घर में 8 लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनके घर में 8 लोग मरे, दवा नहीं मिली, जिनके लोग ऑक्सीजन की वजह से मरने लगे, 50-50 हजार रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। यहाँ उत्तर प्रदेश शासन में एक मंत्री है ब्रजेश पाठक, उन्होंने लखनऊ से वो एमएलए हैं और लखनऊ के एमएलए होने के नाते उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखा चिट्ठी कि यहाँ का सीएमओ और यहाँ का डीएम काम नहीं कर रहा है, बल्कि डीएम तो ये कह रहा है कि लाशें सड़क पर गिर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसको सीएमओ को हटाया गया, ना डीएम को हटाया गया। तो ये योगी सरकार में तो जो विफलताएं थी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि न किसी मंत्री की चलती थी, न किसी एमएलए की चलती थी। नौकरशाहों का राज था, ये नौकरशाहों का राज है। और योगी जी किसी की सुनते नहीं थे, परवाह नहीं करते थे। आज इतना मंथन हो रहा है, किस बात का मंथन हो रहा है भाई? अगर काम आपने अच्छा किया तो मंथन करने की क्या जरूरत है? सीधे चुनाव में जाइए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। एक घर में 8 आदमी जो है वोटर लिस्ट से गायब है, कौन सा वोट देंगे? कौन लोग वोट देंगे आपको? आप जो काम करना चाहते हैं पहले तो ये तय कर लीजिए। देखिए, आज की डेट में भी, कोरोना काल से लेकर आज की डेट में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल किसके काम आता है? डीजल किसानों को काम आता है, पेट्रोल मध्यवर्गीय लोगों को काम आता है, हर घर में मोटरसाइकिल है उनके लिए काम आता है। ये चीज ध्यान में नहीं रख करके
आपने तो ये समझ लिया कि जनता का खून चूस लो, चाहे जितना निचोड़ लो। जनाब जैसा कि डॉक्टर देवेंद्र वर्मा जी भी बता रहे थे कि इस तरह से राज्य को बनाए जाने को लेकर मांग तो 2011 में भी उठी थी। आखिर छोटे राज्यों के गठन को लेकर जनाब खान साहब ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आते हैं उसके पहले सरकारें, या तो सरकार जो बैठी है वो कहती है या पार्टियां ये मांग उठाने लग जाती हैं कि राज्य का गठन करो, वो पिछड़ा इलाका है, वहां पर लोगों का जो भविष्य है वो जिस तरह से आगे प्रगति पथ पर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, इसलिए राज्य बना दीजिए। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। खान साहब छोटा जवाब, तो मैं डॉक्टर देवेंद्र वर्मा की ओर आगे बढ़ूं। मैं बहुत छोटा जवाब आपको देना चाहता हूं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी ने 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटा था। अब केंद्र जवाब देना चाहिए कि ये आपने अभी से अमल क्यों नहीं किया। आज अगर करना चाहते हैं तो कर नहीं पाएंगे, ये शगुफा होगा। 4 हिस्सों में बांट दीजिएगा तो छोटे राज्य में आसानी से आदमी अब संवैधानिक पद भी निभा सकता है, प्रशासनिक काम भी कर सकता है और लोगों को संतुष्ट भी कर सकता है। जी खान साहब, हमारे साथ डॉक्टर वर्मा हैं। डॉक्टर वर्मा, आपने 3 पार्टियां बीजेपी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के 3 प्रवक्ताओं को आपने सुना। जैसा कि आप भी कह रहे थे डॉक्टर वर्मा कि ये सियासी शिगुफा हो सकता है, जनाब खान साहब भी यही कह रहे हैं, बहन मायावती ने भी यही किया था, लेकिन अब वो ठीकरा फोड़ रहे कि बीजेपी ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। डॉक्टर वर्मा, क्या आपको लगता है, आप संविधान के विशेषज्ञ हैं, आपने भली भांति 3 राज्यों के गठन को भी देखा, बड़ी बारीकी से आपकी नजर रहती है, अध्ययन करते रहते हैं, आपको लगता है कि ये भी इस बार केवल एक शिगुफे के रूप में कहा जा रहा है, ये अटकलों का जो बाजार गर्म है, ये केवल एक माहौल बनाने के लिए एक प्रयास है? देखिए, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि केवल ये इलेक्शन को, चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने का एक प्रयास है। जहाँ तक खान साहब कह रहे हैं कि मायावती के समय पर पारित करके भेजा था, लेकिन उस समय 2011 की बात है। 2011 में मेरे कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और उस समय उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था कांग्रेस की सरकार ने, और वो वहां पर पेंडिंग पड़ गया और वो लैप्स हो गया। विधानसभा में संकल्प पारित करके भेजा जाता है तो वो उस विधानसभा के बाद की अहमियत नहीं रहती, नई विधानसभा को संकल्प पारित करके भेजना होता है। अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे राज्यों के पक्ष में, आप भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो 4 साल का समय था भारतीय जनता पार्टी के पास में। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो संकल्प पारित ताकि ये प्रक्रिया हो जाए। अभी चुनाव के समय कर रहे हैं तो हो सकता है कि पार्टी इससे इंतजार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी राज्य बनाना चाहती है, लेकिन छोटे राज्य बनाने का समय चुना है। चुनाव के ठीक 6 महीने पहले इस प्रकार की एक चर्चा हो रही है। एक्चुअली कोई अधिकृत जी डॉक्टर वर्मा, चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा में दम जरूर है क्योंकि 115 सीटें बीजेपी ने पाई थी, और 2022 में जिस तरह से बीजेपी में उठापटक चल रही है और जिस तरह से समीकरण सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की लगातार 4 मुलाकातें, वो भी देश के बड़े नेताओं के साथ और उसके साथ साथ महामहिम के साथ मुलाकात करना सांकेतिक तौर पर यह बड़ी घटना है। हमारे साथ जयराम विप्लव हैं। जयराम जी, आपने डॉक्टर देवेंद्र वर्मा को सुना, वो तो संविधान विशेषज्ञ हैं। अगर वाकई आप लोग छोटे राज्यों के पैरोकार हैं तो आपके पास 4 साल थे, 4 साल में आपकी नींद क्यों नहीं टूटी? जयराम, देखिए, उत्तर प्रदेश हमें जिस हालत में मिली थी, उस हालत से उत्तर प्रदेश को पहले ठीक हालत में पहुंचाना था। और आप भी जानते हैं, आप आंकड़ों के जानकार हैं मनीष जी, बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में जितने निवेश हुए और जितने निवेश अभी प्रस्तावित हैं, जितने काम होने हैं, वो शायद कभी नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, देश के सर्वाधिक सक्रिय और कारगर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। तो मेरे जो मित्र कह रहे थे, मेरे जो साथी कह रहे थे, वो विफलताओं की बात कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनकी जहां पर सरकारें हैं वहां पर उन्होंने कौन सी सफलता के झंडे गाड़े जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता उनको चुन ले। महाराष्ट्र के आंकड़े उनको पता है, प्रति 10,551 लोगों की मृत्यु हुई है, और दिल्ली में 800 से ज्यादा लोगों की 10 लाख
प्रति 10,08,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 63 है। तो आंकड़ों पे मत जाइए, गांव हो गरीब हो सबके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। कल ही 230 करोड़ का पैकेज मजदूरों को पहुंचाया गया। मेरा आज का विषय पूर्वांचल को लेकर है, कोरोना पर मेरी बहस नहीं है। भाई जयराम विप्लव, मेरा आज का विषय कोरोना पर नहीं है, मेरा पूर्वांचल राज्य के गठन को लेकर है। मनीष जी, विनम्रता पूर्वक मैं इसलिए इस विषय को रखा क्योंकि हमारे समाजवादी और बसपा के बड़े भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, तो थोड़ा तो राजनीतिक रूप से उनको उत्तर देना बनता था। और अब मैं आपके विषय पर बात करता हूं। आपने जो कहा कि बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखने का नजरिया क्या है। चूंकि ये चुनाव का वर्ष है, इसलिए आप उत्तर प्रदेश पर ज्यादा ध्यान विपक्ष का भी और मीडिया का भी फोकस है। लेकिन अभी जगन मोहन रेड्डी मिले, गृह मंत्री से मिले, उस पर कोई चर्चा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल से आकर के उन्होंने बंगाल के हालात के विषय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। नहीं, हमने ये चर्चा की थी जयराम, हमने ये चर्चा की थी। शुभेंदु अधिकारी की प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, इसकी भी चर्चा की थी हमने। जी जी, ये उद्धव जी भी आए थे, और आपने देखा महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीतिक बयानबाजी उस पर शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता उद्धव जी की मुलाकात के बाद चूंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आप खुश है ना जो बयानबाजी उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद हुई? तो आप संतुष्ट हैं जो संजय राउत कह रहे हैं? देखिए, संजय राउत जी ने जो कहा वो तथ्य है, और संजय राउत जी कब क्या कह देंगे जी, मेरे पास वक्त कम है, चूंकि सियासत की बात निकली और आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो मैंने छेड़ दिया। राजपाल कश्यप जी, राजपाल जी, आप लोग केवल सियासत करने के लिए सारी बातें करते हैं। जयराम विप्लव का कहना है कि छोटे राज्यों को लेकर बीजेपी का जो संकल्प है आज नहीं कल वो पूरा होगा, भले ही ये एक चुनावी दांव 2022 के पहले क्यों ना हो जाए। राजपाल कश्यप जी, देखिए जयराम जी, ये बीजेपी बोलना खूब अच्छा जानती है, भ्रमित करना खूब अच्छा जानती है, झूठ बोलना खूब अच्छा जानती है। उत्तर प्रदेश को तरक्की के पता नहीं कौन कौन से रास्ते बता दिए, आयाम बता दिए। एक हॉस्पिटल इनसे पूछ लेना कि लखनऊ की राजधानी में योगी आदित्यनाथ ने कौन सा हॉस्पिटल जो शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया, और हम मेडिकल बता देंगे दूसरी बात मनीष जी, राजपाल भाई झूठ की बात कुछ भी कर सकती है। कभी बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हो गई, न ही नौकरी दे पाई है, न ही लोगों की महंगाई कर पाई है, और न ही कोरोना काल में लाखों महंगाई बताया नेताजी ने स्वयं वैक्सीन ले लिया तो पुत्र को अकल आई। भाई जयराम विप्लव, राजपाल कश्यप जी, डॉक्टर एमएच खान साहब, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, जी हाँ, अभी 8 महीने का, लगभग 8 महीनों का वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बाकी है। 8 महीनों का वक्त अभी बाकी है। मुझे बहस खत्म करनी है। जयराम विप्लव, राजपाल कश्यप, डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, जी हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, 8 महीनों का वक्त अभी बाकी है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। इस तरह की चीख पुकार आप लगातार सुनते रहेंगे, लेकिन अगर राज्य बनाना है या राज्य बनाने की घोषणा करनी है तो व्यवहारिक राय बनाना भी जरूरी हो जाता है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।